हेलो दोस्तों, कैसे आप? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई काफ़ी रियल और काफ़ी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी। तो लगाइए हेडफोन और बिना देरी चलते हैं अपनी पहली कहानी पर। और आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली कहानी पर। तो हमारी जो पहली कहानी है आपका मुकेश जी ने भेजी है। तो इनके घर में मैं यानी मुकेश, मेरा भाई सुधांशु और पिता गुलाबचंद रहते हैं। तो सुधांशु उस समय कॉलेज में पढ़ाई करता था। तो कॉलेज में पढ़ाई करते समय वह कई लड़कों के साथ, बुरा लड़के के साथ रहने लगा और तो कहने लगा कि हम लिव इन में रहेंगे और उनमें लड़कियों के साथ हम रहना चाहते हैं। तो दबाव काफ़ी किया गया, पिताजी भी ने किया, लेकिन वो नहीं माना। तो पिताजी ने बाद में बोल दिया कि जो भी इसका दिल करे करने दो, ये ज़रा जी ले अपनी मर्ज़ी से, और फिर हमारे माना करने पर मानेगा थोड़ी ही। तो रहने दो उस लड़की के साथ, और फिर इंसान समझने से नहीं समझता, शायद इसे कोई सीख लग जाए और फिर लिव इन से बाहर आ जाए। तो गुलाबचंद उपाध्याय बोले। तो आखिरकार सुधांशु उपाध्याय को उस लड़की के साथ लिव इन में रहने की इजाज़त मिल गई और वो खुशी खुशी फिर से शहर लौट गया। तो सुधांशु भी अब मृणालिनी के साथ उसके फ्लैट में शिफ्ट हो गया था, लेकिन रात में उसे फ्लैट का माहौल अजीब सा हो जाता। तो रात को अजीब समंजर हो जाता उस फ्लैट में। तो एक रात सुधांशु की आँख खुल गई तो उसने देखा कि बिस्तर पर मृणालिनी नहीं थी। उसने सोचा बाथरूम में होगी, लेकिन तभी उसी समय उसे किसी सामान के गिरने की आवाज़ आई। तो दौड़कर उस आवाज़ वाली दिशा में गया। देखा तो मृणालिनी बाथरूम से निकली और रसोई की ओर चल गई, लेकिन करीब 15 मिनट हो गए मृणालिनी किचन से बाहर नहीं निकली। तब सुधांशु ने किचन में जाकर देखा तो मृणालिनी उधर थी ही नहीं। अब सुधांशु की हालत काफ़ी ख़राब थी और उसका चेहरा देखने लायक था। लेकिन तभी बेडरूम से मृणालिनी की आवाज़ आई, कहाँ हो सुधांशु? तो सुधांशु के माथे पर अब तो पसीना ही छलक आया। दबी आवाज़ में बोला कि आ रहा हूँ। सुधांशु बेडरूम में पहुँचा और धीरे से, डर के मारे। तो जब सुधांशु बेडरूम में पहुँचा तो वो काफ़ी डर गया था और काफ़ी समय भाव से वो बेड पर से उड़कर अपनी जगह पर लेट गया। तभी मृणालिनी उसके करीब आई, लेकिन सुधांशु बोला नींद नहीं आ रही है। तो पूरी रात सुधांशु डर के मारे सो ना सका। अब तो सुधांशु मृणालिनी से डरने लगा था। वो करीब आना चाहती तो सुधांशु कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। तो एक रात फिर मृणालिनी बिस्तर से गायब थी। सुधांशु धीरे से उठा और मृणालिनी को ढूंढने लगा। उसने कुछ आवाज़ आई, वो उस आवाज़ का पीछा किया तो जाकर देखा तो मृणालिनी ने एक कटोरे में कच्चा मांस ले रखा है और उसे बेतरदी तरीके से खा रही है, जबकि वो तो नॉनवेज नहीं खाता और मृणालिनी भी बोली थी कि वो भी नॉन नहीं खाती। लेकिन ये क्या था? तो वो तो कच्चा ही खा रही थी और दूर से ही तमाशा देखकर सुधांशु डर के मारे चुपचाप बेडरूम में जाकर लेट गया। तो थोड़ी देर में ही मृणालिनी भी आ गई और चुपचाप लेट गई। तो अब तो सुधांशु बुरी तरह डर चुका था। सुबह उसने चुपचाप अपना सामान बांधा और मृणालिनी को बिना बताए वहाँ से निकल गया। उसके मन में यही घूम रहा था कि बड़े बुजुर्गों से हमेशा सही कहते हैं, जो हमारे लिए चुनते हैं वही सही होता। अब तो आज के बाद मैंने लिव इन से कभी नाता तोड़ लिया और मैं कभी नहीं जाऊंगा। वो अपने घर और घर वालों की वो बातों को सोच सोच रो भी रहा था। तो आशा करता हूँ आपको ये पहली कहानी अच्छी लगी हो। तो चलिए चलते अपनी दूसरी कहानी पर। तो ये आपको दूसरी जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ काफ़ी रियल और काफ़ी दुख भरा है, तो आप सुनकर काफ़ी इमोशनल भी हो सकते हैं। तो खैर चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। तो ये हमारी दूसरी कहानी जो है ये 1980 की दशक की है। तो सन 1980 की बात है। तब मेरी तुलसी ग्रामीण बैंक में नई नई नौकरी लगी थी। मेरी पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे में हुई। मैंने पहली बार घर से और अपने से दूर जा रहा था। तो बस क्या था, बोरिया बिस्तर बांधा और निकल पड़ा। तो थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान ले लिया। उस समय घर से संपर्क में रहने का एकमात्र साधन चिट्ठी ही थी। तो आते समय माँ ने कहा कि बेटा चिट्ठी ज़रूर लिखना। हमारी ज़िंदगी में एक माँ ही होती है जिसे हमारी सबसे ज़्यादा परवाह होती है। तो बिना किसी संकोच और
मंद भाव से मैं चल पड़ा। तो जब तक हम उनके पास रहते हैं उस समय तक तो नहीं, लेकिन जब हम उनसे दूर जाते हैं तब हमें माँ की अहमियत का पता चलता है। एक माँ ही होती है जो निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करती है, अन्यथा दुनिया में कौन है। तो खैर, तो माँ ने कहा तुझे तो खाना भी बनाना नहीं आता, तो कैसे रहेगा मेरे बगैर। तो माँ की आंखों में आंसू देखकर मेरा भी दिल भर आया, लेकिन नौकरी पर भी जाना था तो ज़्यादा भावात्मक होने से काम चलने वाला नहीं था। तो मैं चला गया। तो ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। मैं अपना बिस्तर बंद और संदूक लेकर नीचे उतरा। तो छोटा सा स्टेशन, अभी भी उस स्टेशन पर ब्रिटिश ज़माने की झलक थी। सिंगल लाइन थी और पटरी के स्टेशन के उस समय बगल खेत थे और इस तरफ किनारे की ओर पीपल का पेड़ लगे थे। तो 2-4 बेंच पड़ी थी। पीने के पानी के लिए एक हैंड पंप लगा था, जहाँ ट्रेन रुकते ही पानी के लिए भीड़ लग जाती थी। तो 2-3 मूंगफली वाले मूंगफलियों बेच रहे थे और एक बूढ़ी औरत टोकरी में अमरूद बेच रही थी। स्टेशन देखकर अच्छा लगा। मैं प्लेटफॉर्म पर छोड़कर बाहर आया तो बाहर 1-2 छोटी सी दुकानें थी जहाँ चाय पकौड़े और समोसे मिल रहे थे। मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने दुकान से 2 समोसे और एक चाय खरीदी और वहाँ बैठकर चाय पी और उसे समोसे को खाकर एक रिक्शा रोका और रिक्शे वाले से तुलसी ग्रामीण बैंक चलने को कहा। तो मैं बैंक पहुँचा तो मैनेजर से मिला और नौकरी ज्वाइन कर ली। मैनेजर ने साहब बोले कि आज आप आराम कीजिए और कल सुबह से आइए, और जब तक आपको कोई कमरा नहीं मिल जाता तब तक आप ऑफिस में ही एक रूम में खाली है वहाँ पर रह सकते हैं। दूसरे दिन ऑफिस ख़त्म होने के बाद हमने मैं और एक मेरे सहकर्मी ने कमरा ढूंढना शुरू किया, क्योंकि वहाँ के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते थे और उन्हें कस्बे के बारे में जगह भी पता थी। तो वहाँ मुझे कमरा मिल सकता था और ज़्यादातर शाम को अपने घर पर मुझे साथ में ले जाते थे। तो डिनर के लिए वो फैमिली वाले थे और लंच के भी मेरे लिए ले आते थे। तो मुझे अच्छा लगता था कि पराई जगह पराए लोग इतने अपने से हो जाते हैं। मैंने घर चिट्ठी भी भेज दी थी कि मैं ठीक से पहुंच गया हूं, अभी ऑफिस में ही रह रहा हूं, कमरा नहीं मिला है। फिर एक दिन हमें एक कमरा मिल गया जो कि ऑफिस से थोड़ा दूर था। तो उसके बगल में एक पुराना सा टूटा फूटा घर था। लग रहा था कि सालों से ना तो इसमें कोई रहा हो और ना ही मरम्मत किया गया हो, और आसपास ना तो कोई घर था और ना दुकान थी। सुनसान सी जगह थी। तो कमरा भी सस्ता था। महीने के किराए वाला घर मेरे बजट से बाहर था, सो मैंने घर ले लिया। जो मकान मालिक थे उनकी दुकान थी, तो उस जगह 2 कमरे थे और एक में दुकान थी और दूसरा खाली पड़ा था। तो उन्होंने मुझे दे दिया और छोटा सा आंगन था। आंगन में हैंड पंप था पानी में के लिए, स्नानघर और शौचालय भी वहीं था। तो आंगन में एक लोहे का जाल था जिससे रोशनी आती थी। कुल मिलाकर कमरा अच्छा था। मकान मालिक भी बस दिन भर ही दुकान में रहते थे और शाम को अपने घर चले जाते थे कि शहर में था। तो शाम को मैं अकेला ही होता था। तो उस घर में कुछ दिनों में बाहर ही खाना खाता रहा, लेकिन बाहर खाना महंगा पड़ रहा था। फिर भी धीरे धीरे मैंने थोड़ा बहुत सामान जुटा लिया और ऑफिस मेरे लिए दूर पड़ता था। तो मेरे सहकर्मी ने मुझे अपनी साइकिल भी दे दी, बोली कि अभी ले लो मेरे लिए, तो ऑफिस पास है और जब अपनी खरीद लेना तब वापस कर देना। तो साइकिल की वजह से आना जाना मेरे लिए आसान हो गया। फिर एक शाम मैंने सोचा क्यों ना आज घर पर ही कुछ खाना बनाते हैं। तो शाम को ऑफिस के बाद मैंने बाज़ार से कुछ सामान खरीदा, आटा, दाल, चावल और मसाले, सब्जी। मंडी से कुछ सब्जियां खरीदी, हरी मिर्ची, धनिया, पालक, आलू, टमाटर और बैगन घर लाया। तो हाथ मुँह धोकर कपड़े बदले और फिर स्टोव पर चाय बनाई। तो अंदर थोड़ा बंद बंद लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चाय छत पर जाकर पीते हैं। तो छत पर जाने के लिए खुली सीढ़ियों थी, कोई दरवाज़ा नहीं था। तो उस दिन पहली बार छत पर गया था। तो छत पर थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो सोचा चलो चाय के साथ साथ एक सिगरेट पी ली। तो मैंने सीढ़ियाँ पर बैठकर पहले चाय पी, फिर सिगरेट सुलगाई और खड़े होकर घूम घूम कर सिगरेट पीने लगा। तभी बगल वाली छत पर सफ़ेद साड़ी में एक महिला दिखी। उनके घर की छत और मेरे घर की छत आपस में जुड़ी हुई थी। तो थोड़ी सी दीवार थी, केवल आड़ के लिए कोई भी एक दूसरे के छत पर आसानी से जा सकता था। तो जो तुलसी के पौधे की पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने तुलसी के 5 चक्कर लगाए और दिया जलाया और मेरे पास आ गई। तो प्रसाद देने उन्हें देखकर मैंने सिगरेट बुझा दी। उन्होंने प्रसाद दिया, मैंने ले लिया। तो उन्होंने पूछा कि नए आए हैं इस घर में। तो मैंने कहा कि हाँ चाची जी। तो मैंने उन्हें चाची ही कहना उचित लगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैंने कहा जी चाची जी। तो उस समय छोटे बड़ों की बहुत इज्जत करते थे, तो मुझे थोड़ी शर्म भी आई। उन्होंने बड़ी औपचारिकता से बातें की और वो जाने लगी। तो मुझे ध्यान आया कि क्यों ना मैं सब्ज़ी बनाना पूछ लूँ कि सब्ज़ी कैसे बनती है।
तो मैंने कहा कि चाची जी रुकिए, ये बता दीजिए कि पालक आलू की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। तो मुस्कुराई और बताने लगी कि बोले कि कोई परेशानी हो तो रात को यही मिलूँगी, लेकिन दिन के समय नहीं मिल सकती। मैंने उनके बातें अनुसार सब्ज़ी बनाई और सब्ज़ी तो अच्छी थी, लेकिन नमक थोड़ा ज़्यादा था। तो रोज़ यही सिलसिला चलता रह गया और कई दिनों तक ऐसा ही कुछ चलता रहा। तो एक दिन पता नहीं ऑफिस से आने के बाद मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। तो आते ही मैं सीधा बिस्तर पर लेट गया और बहुत तेज़ बुखार हुआ। तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि कुछ बना लूँ। तो मैं बस ऐसे ही लेटा रहा था और काफ़ी सिर भी दर्द कर रहा था। तो लेकिन रात के समय मुझे याद नहीं कि कितना समय हो रहा था। तो सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज़ आई। देखा तो चाची जी थी। उन्होंने दूध गर्म करके मुझे दिया और मेरे माथे पर रात भर गिरी पट्टियाँ रखती रही, जिससे मुझे आराम लग रहा था और गहरी नींद आ गई। तो सुबह मेरी आँख खुली तो कमरे में कोई नहीं था। दूसरे दिन रविवार था, मुझे ऑफिस नहीं जाना था। मैंने कुछ गंदे कपड़े धुले हुए खींचे और चाय बनाकर मकान मालिक के दुकान पर बैठा। तो थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि हमारे बगल वाले घर में कौन रहता है। तो उन्होंने बताया कि कई वर्षों पहले एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसका बेटा रहा करते थे और बेटे की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। तो बेटा बाहर चला गया, लेकिन उसने अपनी माँ को ना तो कोई खबर दी और ना ही उसकी खबर पूछी। वो बूढ़ी औरत रोज़ डाकिया से पूछती थी कि मेरे बेटे का कोई खबर आई, लेकिन अभी कुछ महीनों से वो बूढ़ी औरत दिखाई नहीं दी। फिर एक दिन डाकिया कुछ मुआवजे कागजात लाया तो उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। और तो डाकिया मेरे हस्ताक्षर कर के कागजात मुझे दे दिया। तो वैसे किसी के कागजात खुलने नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ज़रूरी ना हो और बूढ़ी औरत को पढ़ना भी नहीं आता था। तो मैंने खोलकर देख लिया। तो उसमें लिखा था कि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और उनका बेटा नहीं रहा, तो मुआवजे के तौर पर हम इतने रुपए दिए जाते हैं। तो मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। शायद नौकरी पर जाते वक्त बेटे की दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वो दुनिया से चल बसा। तो कई दिनों तक बूढ़ी वो ताकती रही, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। तो मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने सोचा उनके घर जाकर देखता हूँ। तो मैं छत पर गया और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गया। तो उनकी सीढ़ियों पर भी कोई दरवाज़ा नहीं था। 3 कमरों का घर था। तो अगल बगल कमरे के बीच मैंने आंगन और छत से रोशनी आ रही थी। तो 2 कमरों के खोलकर देखा तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन तीसरा कमरा खोला तो मैं देखकर दंग रह गया। तो एक कंकाल सफ़ेद साड़ी में लिपटा बिस्तर पर पड़ा था। शायद अपने बेटे का इंतज़ार करते करते उनके प्राण निकल गए थे। उन्हें मुझे शायद अपना बेटा दिखता था, इसलिए वो मेरे पास आती थी। तो मैंने उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो एक माँ ही थी जो अपने बेटे के इंतज़ार में मौत के गले लगा ली, और शायद वो मुझे अब कभी नहीं दिखती। तो खैर, आपको ये कहानी थोड़ा सा भी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो खैर, मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों।